हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीएस के कुछ क्वेश्चंस। अब जीएस के क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि हम जीएस वाली वीडियो के साथ साथ ही कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके आने वाले जेईआईटी के एग्जाम्स के लिए जो है तो बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। तो अगर आपने वो वाले क्वेश्चंस अभी तक नहीं देखे हैं तो आप प्रीवियस जीएस वाली वीडियोज़ में जा सकते हो। वहाँ पर मैंने जो है तो कुछ एक कंप्यूटर के क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। बाकी इससे पहले हम पार्ट 72 यानी कि 72 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर जीएस, एचपीएसएससी, एचपीपीएससी क्वेश्चंस डिटेल डिस्कस करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 73 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात की जाए, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट टू साइन द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन। तो निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने जो है तो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए हुए थे। अब इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन था क्या, तो यह एक संधि थी, ये आप यहाँ पर कह सकते हैं। यानी कि कुछ एक स्टेट्स से जो है तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाए जा रहे थे। तो यह एक संधि थी जिससे जो है तो कुछ एक राज्य जो है तो भारत के अधीन किए जा रहे थे, ये आप यहाँ पर कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सबसे पहले किसने जो है तो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए थे, तो वो किए थे दीवान ऑफ त्रावणकोर, यानी कि त्रावणकोर के दीवान ने। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आपको यहाँ से ये पता होना चाहिए कि त्रावणकोर के लास्ट वाले दीवान कौन थे, त्रावणकोर के अंतिम दीवान कौन थे, तो वो थे पीजीएन उन्नीथन। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अच्छा, आपने यहाँ पर हैदराबाद का भी नाम सुना होगा कि हैदराबाद को भी अपने भारत में जो है तो विलय किया गया था। तो हैदराबाद का भी आपको पता होना चाहिए कि हैदराबाद के उस समय नवाब कौन थे, तो वो थे मीर उस्मान अली। तो मीर उस्मान अली ने जो है तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके हैदराबाद को जो है तो भारत का हिस्सा बनाया हुआ था। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और ये जो मीर उस्मान अली थे, इनका शासन था 1911 से लेकर के 1948 तक। यह जो है तो हैदराबाद के निजाम थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ था। एक और एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ था हैदराबाद से संबंधित कि हैदराबाद की स्थापना किसने की थी और कब की थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि हैदराबाद की स्थापना मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की थी और कब की थी, 1591 में की थी। ये क्वेश्चन जो है तो अक्सर हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में बनता रहता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुछ और भी स्टेट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि जूनागढ़ भी आपको पता होना चाहिए कि जूनागढ़ का भी विलेज है तो हमारे इंडिया में किया गया था। तो उस समय जूनागढ़ के राजा कौन थे, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो उस समय जूनागढ़ के राजा थे मोहम्मद महाबत खान जी तृतीय। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। एक और स्टेट आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का भी आपको पता है कि जम्मू कश्मीर का भी विलेज जो है तो हमारे इंडिया में किया गया था। तो उस समय जम्मू कश्मीर के शासक कौन थे, तो वो थे महाराजा हरि सिंह। ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। और महाराजा हरि सिंह ने जो तो 26 अक्टूबर 1947 को जो तो हस्ताक्षर किए हुए थे। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, इन विच रीजन डिड बिरसा मुंडा ऑपरेट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो बिरसा मुंडा ने ब्रिटिशों के विरुद्ध किस क्षेत्र में कार्य किया था, तो बिरसा मुंडा ने जो तो छोटा नागपुर क्षेत्र में जो तो ब्रिटिशों के विरुद्ध जो तो कार्य किया था। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अब बिरसा मुंडा ने जो विद्रोह किया था उसको जो तो एक और नाम से जाना जाता है, और ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है, उलोग खनी विद्रोह। उलोग खनी विद्रोह जो तो किसको कहा जाता है, जो बिरसा मुंडा ने करवाया हुआ था, बिरसा मुंडा द्वारा जारी विद्रोह था, उसको जो तो उलोग खनी विद्रोह भी कहा जाता था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी को जो तो मुंडा विद्रोह भी कहा जाता था। और मुंडा विद्रोह कब से कब तक हुआ था, तो 1895 से लेकर के 1901 तक जो है तो यह मुंडा विद्रोह चला था। और यह कहाँ पर चला था, छोटा नागपुर एरिया में, जो कि कहाँ पर पड़ता है, झारखंड क्षेत्र में पड़ता है। तो ये भी कुछ एक पॉइंट्स आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 13 है, द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड। तो प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और किन के बीच में हुआ था, तो आप सभी को पता है कि प्लासी का युद्ध हुआ कब था, 1757 में हुआ था। और यह युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, आपको ध्यान में क्या चीज़ें रखनी है, आपको ध्यान में चीज़ें रखनी है। जो प्लासी का युद्ध हुआ था, ये तो मैंने आपको बता दिया कि 1757 में हुआ था, लेकिन आपको इसकी एग्जैक्ट डेट पता होनी चाहिए, क्योंकि अब एग्जैक्ट डेट पूछी जा रही है। तो 23 जून 1757 को जो है तो प्लासी का युद्ध हुआ था। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो हुआ क्या था, तो यहाँ पर जो है तो एक तरफ कौन थे, एक तरफ था मीर जाफर, एक तरफ थे अंग्रेज भी थे, इसके साथ अंग्रेज थे, राय दुर्लभ, यार लतीफ़, अमीन चंद, ये सारे जो है तो एक साइड थे। और एक साइड जो है तो सिराजुद्दौला था, और उसके कुछ एक सैनिक थे, जैसे कि मोहन लाल और मीर मदान। तो सिराजुद्दौला की तरफ से ये लड़े थे और अंग्रेजों की तरफ से ये लड़े थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर जो है तो सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। यहाँ से देखो, कुछ एक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे कि ये तो हमने देखा
प्लासी का युद्ध। अब बक्सर का युद्ध भी पूछा जाता है जो कि 1764 में हुआ था। अच्छा, किन किन के बीच में हुआ था वो आप नीचे कमेंट्स में बता दो। बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो वो हुआ था 1905 में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था ये अभी आप नीचे कमेंट्स में बता दो, ये भी मैंने बहुत बार आपको बताया हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, देयर इज नो पॉलिटिक्स डिवोइड ऑफ रिलीजन इज स्टेटेड बाय। तो धर्म से रहित कोई राजनीति नहीं होती, यह किसके द्वारा कहा गया था, तो ये कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब महात्मा गांधी की यहाँ पे बात आई है तो महात्मा गांधी से भी कुछ एक क्वेश्चन बनते हैं, वो भी आपको ध्यान से पढ़ने हैं। जैसे कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 1869 को जो है तो महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। और महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी, तो वो 30 जनवरी 1948 1948 को हुई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। महात्मा गांधी ने ही जो है तो द इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका जो है तो शुरू की थी 1903 में। और कहाँ से शुरू की थी, साउथ अफ्रीका से। महात्मा गांधी ने ही जो है तो फिनिक्स आश्रम की शुरुआत की थी 1904 में, जो है तो फिनिक्स आश्रम की स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी, तो वह साउथ अफ्रीका के शहर डरबन में जो है तो इसकी स्थापना की गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और महात्मा गांधी ने ही जो है तो हिंद स्वराज पुस्तक भी लिखी है, और कब लिखी थी, 1909 में। देखो डेट्स अब अक्सर एग्जाम में पूछी जा रही हैं, तो डेट्स पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। बाकी ये तो आप सभी को पता है कि द इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका जो तो महात्मा गांधी ने शुरू की थी। आपको ये पता होना चाहिए कि कब शुरू की गई थी, तो 1903 में शुरू की गई थी। फिनिक्स आश्रम की स्थापना जो तो महात्मा गांधी ने की थी, लेकिन कब की थी, तो 1904 में की थी। इस तरह से आपको पॉइंट्स को लिंक करके चलना है, तभी आपके क्वेश्चन जो है तो एग्जाम में सही होंगे। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, विच वॉज एसोसिएटेड विद जलियांवाला बाग ट्रेजिडी। तो जलियांवाला बाग त्रासदी के साथ कौन जो है तो संबंधित हुआ था, कौन संबंधित था, तो वो था जनरल डायर। ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड ये हुआ कब था, ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था, 1919 को, बैसाखी वाले दिन यह हुआ था। अब हुआ क्या था कि ये जो अंग्रेज़ थे इन्होंने जो है तो डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को जो है तो गिरफ्तार कर लिया था। ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया था रॉलेट एक्ट के रॉलेट एक्ट यहाँ पर आया था। सबसे मेन बात यहाँ पर है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में यह हुआ था। और रॉलेट एक्ट जो है तो कब पारित किया गया था, तो रॉलेट एक्ट जो है तो मार्च 1919 में पारित किया गया था, जिसका विरोध किया था डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने। और उनको जो है तो गिरफ्तार कर लिया गया था। और इन्हीं की गिरफ्तारी के चलते जो है तो लोग जलियांवाला बाग में जो है तो इकट्ठा हो गए थे और वहाँ पर शांतिपूर्वक जो है तो प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन ये जो जनरल डायर था वहाँ इसने जो है तो वहाँ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, जिससे जो है तो वहाँ पर बहुत से लोगों की जान चली गई थी। तो यह सारा सिनेरियो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया जलियांवाला बाग त्रासदी कब हुई थी, 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और जलियांवाला बाग त्रासदी के समय जो है तो गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो कौन स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला जो है तो राज्यपाल बनी थी, तो वह कौन बनी थी, तो वो बनी थी सरोजिनी नायडू। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अब जब भी सरोजिनी नायडू की बात आती है तो आपको ध्यान में रखना है कि इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और कब की थी, तो 1925 में जो है तो अध्यक्षता की थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और सबसे पहली महिला कौन थी जिन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता की थी, तो वो थी एनी बेसेंट, जिन्होंने 1917 की जो है तो अध्यक्षता की थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब ये तो हमने देख लिया कि कौन स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी, तो वो बनी थी सरोजिनी नायडू। अब कुछ और भी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी, तो वो बनी थी फातिमा बीबी, जो कि ऑप्शन सी में देकर के रखा है। फिर कई बार आपसे पूछा जाता है हाई कोर्ट का, कि हाई कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी, तो वो बनी थी लीला सेठ। और वह कहाँ पर बनी थी, तो वह हिमाचल प्रदेश में बनी थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर कौन बनी थी, तो वो बनी थी किरण बेदी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी जिन्होंने नोबेल पीस प्राइज जो है तो जीता था, तो वो कौन थी, तो वो थी मदर टेरेसा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन थी हमारे इंडिया की, तो वो थी इंदिरा गांधी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन ए में देख रखा है विजय लक्ष्मी पंडित। तो विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी, तो देखो बात है 1953 की, 1953 की। तो यह फर्स्ट वुमेन टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली, तो पहली ऐसी महिला थी जो कि यूएन जनरल असेंबली में जो है तो एज अ प्रेसिडेंट जो है तो इलेक्ट हुई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, ये सारे के सारे आपको यहाँ पर नोट में रखने हैं। अच्छा, ऑप्शन बी में है शारदा मुखर्जी। तो शारदा मुखर्जी कौन थी, अगर आपको किसी को भी आता है तो वो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं।
तो आप सभी को पता है कि हम जीएस वाली वीडियो के साथ साथ ही जो है तो कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहे हैं। तो जिसने भी अभी तक कंप्यूटर के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं जो कि आपके जेईआईटी के एग्जाम के लिए जो तो बेनिफिशियल होने वाले हैं, तो वो प्रीवियस जीएस वाली वीडियो में जा सकता है, वहाँ पर भी जो है तो हमने डिस्कस किए हुए हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करें जो कि हमारा कंप्यूटर के से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर हमारा 46 है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ QR कोड? तो QR कोड की जो है तो पूर्ण रूप क्या होगा, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? तो 46 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्विक रिस्पॉन्स कोड ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर हमारा 47 है। वट डज द लेटर C डिनोट्स इन द एक्रोनिम ऑफ CPU? तो CPU की जिसको भी फुल फॉर्म पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ पर C का मतलब पूछा गया है, तो C का मतलब हो जाएगा सेंट्रल। ऑप्शन यहाँ पर C बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सेंट्रल। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर हमारा 48 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ CPU इंस्ट्रक्शन साइकिल? तो इनमें से कौन CPU इंस्ट्रक्शन साइकिल का भाग जो है तो नहीं है? तो नहीं आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि पहले तो कि CPU इंस्ट्रक्शन साइकिल के पार्ट कौन कौन से हैं। तो इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो वो हो जाएंगे डिकोड, एग्जीक्यूट और फैच। बाकी लोड जो है तो CPU इंस्ट्रक्शन साइकिल का जो है तो पार्ट नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी देखो आपको करना क्या है, आपको इन क्वेश्चंस को बिल्कुल 2 या फिर 3 बार पढ़ना है, अगर हो सके तो आपको इनको नोट करते चलना है। क्वेश्चन नंबर 49 की अगर बात की जाए, ए CPU कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट डैश एंड अ मेमोरी यूनिट। तो एक CPU में कंट्रोल यूनिट डैश तथा एक मेमोरी यूनिट होता है। तो देखो CPU में जो है तो कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है और मेमोरी यूनिट होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 की अगर बात की जाए, विच इज़ रिक्वायर्ड टू मेक अ हार्ड कॉपी ऑफ अ डिजिटल डॉक्यूमेंट? तो एक डिजिटल डॉक्यूमेंट की एक हार्ड कॉपी बनाने में किसकी आवश्यकता जो है तो होती है? तो आवश्यकता होती है प्रिंटर की। ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 50 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर हमारा 51 है। डायनामिक रैम कंज्यूम्स डैश पावर एंड इज डैश एज कम्पेयर टू स्टैटिक रैम। तो डायनामिक रैम डैश पावर का उपयोग करती है तथा स्टैटिक रैम की तुलना में डैश होती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। रैम तो आपको सभी को पता है कि रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, मोर एंड स्लोअर। 51 का देखो राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी, डायनामिक रैम कंज्यूम्स मोर पावर एंड इज स्लोअर एज कम्पेयर टू स्टैटिक रैम। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 की अगर बात की जाए, CMOS is a small amount of memory on a computer motherboard that stores the BIOS settings. What is the full form of CMOS? तो यहाँ पर आपसे जो है तो CMOS की फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी गई है, तो CMOS की फुल फॉर्म हो जाएगी कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। यहाँ पर आपको पता चल गया CMOS की फुल फॉर्म। भाई कई बार आपसे पूछा जा सकता है BIOS की फुल फॉर्म। तो BIOS की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अच्छा, यहाँ से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन ये है EPROM। ये क्वेश्चन बहुत बार जो है तो हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, तो इसकी फुल फॉर्म आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर हमारा 53 है। व्हेन पावर ऑफ अ कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन, अ डायग्नोस्टिक टेस्ट इज कैरिड आउट टू चेक द कीबोर्ड, रैम, डिस्क ड्राइव एंड अदर हार्डवेयर। दिस टेस्ट इज नोन एज। तो जब कंप्यूटर के पावर को चालू किया जाता है तब कीबोर्ड, रैम, डिस्क ड्राइव तथा अन्य हार्डवेयर की जांच के लिए एक डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है। तो इस टेस्ट को क्या कहा जाता है? तो इस टेस्ट को कहा जाता है POST। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब POST क्या होता है? तो POST मीन्स पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, सो क्वेश्चन नंबर हमारा 54 है। विच कंप्राइजेज ऑफ अ सीरीज ऑफ रैम इंटीग्रेटेड सर्किट्स दैट कैन बी इंस्टॉल्ड इन द मदरबोर्ड्स मेमोरी स्लॉट्स। तो कौन रैम इंटीग्रेटेड सर्किट्स की श्रृंखला को समाविष्ट करता है जिसे मदरबोर्ड के मेमोरी स्लॉट में इंस्टॉल किया जा सकता है? तो वो होता है DIMM। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अब DIMM होता क्या है? ड्यूल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ड्यूल आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब DIMM आपको पता चल गया, तो SIMM इसकी भी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर हमारा 55 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर? तो निम्न में से कौन एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो वो हो जाएगा इंकजेट प्रिंटर। 55 का देखो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर हमारा 56 है। वट डज द लेटर M स्टैंड्स फॉर इन CMY के कलर मॉड्यूल? तो CMY के कलर मॉड्यूल में लेटर M क्या सूचित करता है? तो पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म ही पता होनी चाहिए। अगर फुल फॉर्म आपको पता होगी तो आप M किस तरह से डिनोट किया जाता है वो आप यहाँ पर पता लगा सकते हो। तो CMYK इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है काइन मैजेंटा येलो की। क्या होती है? काइन मैजेंटा येलो की।
तो यहाँ पर एम किसको डिनोट कर रहा है, तो वो कर रहा है मैजेंटा को, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने आपको फुल फॉर्म बताई CMYK की, क्यान मैजेंटा येलो की। क्यान होता है एक्वा, मैजेंटा होता है पिंक, येलो होता है येलो, और की होता है ब्लैक। ब्लैक इसको डिनोट करता है, ये भी आपको यहाँ पर कुछ एक पॉइंट्स पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 57 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ फॉर मेजरिंग CPU स्पीड। तो निम्न में से कौन है CPU की गति को मापने के लिए एक यूनिट जो है तो नहीं है। तो नहीं आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो देखो CPU की जो स्पीड मापी जाती है तो वह फ्लॉप्स गीगाहर्ट्ज और MIPS में मापी जाती है। बाकी यहाँ पर ट्रिप्स दे करके रखा है तो ये इसमें जो है तो नहीं मापी जाती। ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन ए में है फ्लॉप्स, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और GHZ इसकी फुल फॉर्म होती है गीगाहर्ट्ज, और MIPS इसकी फुल फॉर्म होती है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। तो ये भी कुछ एक पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 58 है। कैट 5, कैट 6 एंड कैट 7 आर द टाइप्स ऑफ। तो कैट 5, कैट 6 एंड कैट 7 किसके प्रकार हैं, तो यह किसके प्रकार हैं, तो ये प्रकार हैं UTP केबल्स के। ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब UTP की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। तो UTP की फुल फॉर्म होती है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर हमारा 59 है। विच कनेक्टर्स आर यूज्ड विद UTP केबल्स। तो UTP केबलों के साथ कौन से कनेक्टर्स का प्रयोग किया जाता है। तो UTP की मैंने आपको फुल फॉर्म बता दी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि UTP केबलों के साथ कौन से कनेक्टर्स का प्रयोग होता है, तो वो कौन से होता है, तो वो होता है RJ45। ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 59 का देखो राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और RJ45 की भी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, रजिस्टर्ड जैक 45। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर हमारा 60 है। विच लेयर एग्जिस्ट बिटवीन एप्लीकेशन एंड सेशन लेयर्स इन ISO OSI नेटवर्क रेफरेंस मॉडल। तो ISO OSI नेटवर्क रेफरेंस मॉडल में एप्लीकेशन तथा सेशन लेयर्स के बीच कौन सी लेयर होती है, तो वो होती है प्रेजेंटेशन। ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 60 का देखो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात की गई है ISO और OSI की, तो इनकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। तो ISO की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, और OSI की फुल फॉर्म क्या होती है, तो वो होती है ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन। तो ये भी आपको कुछ एक पॉइंट्स यहाँ पर पता होने चाहिए। तो ये थी हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।